गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, नई यूनिट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी एंड प्रॉपर्टीज़। सबसे पहले ये शुरुआत करने से पहले ये बताना ज़रूरी होता है कि एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने की ज़रूरत क्या है। जैसा कि इसका नाम सजेस्ट कर रहा है कि जो यहाँ पे नाम सजेस्ट कर रहा है जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, तो क्लासिफिकेशन मतलब क्या होता है कि जो एलिमेंट्स हैं, जो तत्व हैं, उनको वर्गीकृत किया गया है, उनके ब्लॉक्स में या ग्रुप्स में डिवाइड कर रखा है, उनको अलग अलग ग्रुपिंग बनाए हुए हैं उनके। एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़ का मतलब होता है कि थोड़े से इंटरवल के बाद जब दूसरा एलिमेंट या कोई और एलिमेंट उसी जगह पे सेम उसी ग्रुप में आता है तो उनकी प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं सेम होती है। इसका मतलब सेम ग्रुप वालों की प्रॉपर्टीज़ सेम होती हैं एलिमेंट्स की। तो वो जो कुछ अंतराल के बाद दोबारा से वैसी ही प्रॉपर्टी का दिखाना वो कहलाता है पीरियडिसिटी। जैसे आपके पीरियड लगते हैं क्लास के, हर 40 मिनट बाद लगते हैं ना, तो 40 मिनट बाद वो अगेन क्या है, रिपीटिशन, कि आपके पास वो बेल सुनाई देगी, तो वो बेल सुनना वो एक पीरियड, इसीलिए उसको पीरियड बोला गया है। तो पीरियोडिसिटी का मतलब क्या हुआ कि प्रॉपर्टीज़ का बार बार रिपीट होना एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद। तो हम इस पूरे चैप्टर में एलिमेंट्स, उनका क्लासिफिकेशन और उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में ही पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जब हम एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, व्हाई डू वी नीड टू क्लासीफाई एलिमेंट्स, कि हमें ज़रूरत ही क्या है कि हम एलिमेंट्स को क्लासीफाई करें, उनको मतलब किसी ग्रुपिंग में रखें। तो इसका सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक स्कूल में पढ़ते हैं, ठीक है ना। आप मान लो अपना स्कूल ले लें, हम अपने स्कूल में पढ़ रहे हैं। अब आप सोचो हमने कोई ग्रुपिंग नहीं बनाई, कोई 6th क्लास नहीं, कोई 7th क्लास नहीं, कोई 8th क्लास नहीं। तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जो ये मान लो हमारे पास ये स्कूल है और इसमें छठी का बच्चा भी बैठा है, 8th का भी बच्चा बैठा है, 9th का भी बच्चा बैठा है, 11th का भी बच्चा बैठा है। अब जो टीचर आएगा यहाँ पर और वो इनको पढ़ाएगा, क्या वो अच्छी तरीके से पढ़ा सकता है? नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि 6th वाले बच्चे का जो IQ लेवल है वो अलग है, उसको कुछ और समझना है, 11th वाले को कुछ और समझना है, 12th वाले को कुछ और समझना है। इसका मतलब एज ग्रुप के हिसाब से हमें उनको सेपरेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्लासेस बनी किस लिए, ताकि हम अच्छी तरीके से उनको एजुकेशन दे सकें। क्लासेस में भी फिर सेक्शन डिवाइड होते हैं, पता है ना, जैसे 9th है तो 9th A B, 11th साइंस, 11th आर्ट्स, 11th कॉमर्स। क्यों किया गया, सारी 11th को एक साथ क्यों नहीं पढ़ाया गया? क्योंकि ज़रूरी नहीं है ना कि फ़िज़िक्स सबके पास हो या केमिस्ट्री सबके पास हो, तो जिसका जिसमें इंटरेस्ट हो उसमें पढ़ाया जाएगा। तो एक तरीके से क्या हुआ, हम थोड़ा सा प्रिसाइज काम कर रहे हैं। तो वही काम यहाँ पर है। फॉर एग्ज़ाम्पल शुरुआत में तो कम एलिमेंट्स पता थे, जब शुरुआत की 1865 की बात हो रही है, तो जब 1800 था तब सन था तब 31 एलिमेंट्स के बारे में पता था। जब 65 साल बाद जब पता चला तो वहाँ पर ऑलमोस्ट डबल हो गया था, 63 तक पहुँच गया था। और अभी जो है यहाँ पर 114 लिख रखा है, बट 118 तक एलिमेंट्स हो चुके हैं डिस्कवर। तो अब आपके पास जो एलिमेंट्स हैं 118 हैं। तो अगर आप मुझसे उनकी प्रॉपर्टीज़ पूछोगे तो हर एक एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ को शायद मैं ना बता पाऊँ, लेकिन उनके 4 मेन ग्रुप्स बनाए हैं। आप आके जाके आप सुनोगे, S ब्लॉक एलिमेंट्स, P ब्लॉक एलिमेंट्स, D ब्लॉक एलिमेंट्स, F ब्लॉक एलिमेंट्स, ये बाद में आएंगे इसी चैप्टर में आपके। तो ये जो 4 ग्रुप्स यहाँ पर बनाए हैं, तो अगर मुझे इन चारों ग्रुप की एक एक सबकी प्रॉपर्टी पता है, मतलब ग्रुप की मेन जो प्रॉपर्टीज़ अगर मुझे पता है, फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो आप ये समझ लो जैसे 118 बच्चों को हमने डिवाइड कर दिया 4 सेक्शन में। तो एक सेक्शन में भाई मुझे पता है 9th के बच्चे पढ़ते हैं, इंग्लिश मीडियम के हैं, ये है ये, उनकी प्रॉपर्टीज़ मुझे पता है, तो मुझे हर एक बच्चे को याद करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे एक सेक्शन से पता चल जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर जो ग्रुप बनाए गए हैं, ये ग्रुप नहीं बोलूँगी मैं, इन्हें ब्लॉक बोलूँगी, क्योंकि ब्लॉक में डिवाइड किया। ग्रुप तो 18 हैं, 4 ब्लॉक सिस्टम बनाया गया है और उस ब्लॉक के हिसाब से 4 ब्लॉक में डिवाइड किया गया पूरी पीरियोडिक टेबल को। पीरियोडिक टेबल किसे बोलते हैं? एलिमेंट्स को जो रखा गया है एक टेबल में, तो उसको पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। अभी जो यूज़ होती है वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। तो वहाँ तक हम कैसे पहुँचे ये पूरा इसी चैप्टर में आएगा। तो इतना आपको बात समझ में आ गई क्या, कि हम उन एलिमेंट्स को जो क्लासीफाई कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। सबसे पहली बात कि हमें हर एक एलिमेंट को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सेम जो प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट होंगे तो इसका मतलब हम उसको इजीली क्या कर सकते हैं, उन प्रॉपर्टी को
ईजी स्टडी कर सकते हैं, ठीक है ना, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं उनको अच्छी तरीके से, ठीक है। इसी तरीके से हम अगर कई बार ऐसा होता है कि हमें मान लो अभी कुछ एलिमेंट्स हमें नहीं भी पता, या पहले पुराने ज़माने में नहीं पता था और हमें पता था कि जब खोज होगी तो वो एलिमेंट यहाँ पर आएगा, तो हमें उनकी प्रॉपर्टीज़ भी ऑलरेडी पता हो जाती थी। तो ये सब क्लासिफिकेशन की वजह से हुआ। तो जो हम अच्छी तरीके से स्टडी कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज्ड तरीके से उसको पढ़ सकते हैं, इस तरीके से ये पॉसिबल तभी हुआ जब ये क्लासिफिकेशन हुआ। अगर क्लासिफिकेशन नहीं होता, एक स्टूडेंट की हम डिटेल याद नहीं रख सकते, तो लेकिन एक एक एलिमेंट की इसी तरीके से हम नहीं याद रख सकते ना, लेकिन हम पूरा एक बैच याद रख सकते हैं। 11th साइंस कैसा है, 12th साइंस कैसा है, 9th ए कैसी है, 9th बी कैसी है। तो यहाँ पर क्लासिफिकेशन का बस पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि हम एलिमेंट्स को अच्छी तरीके से डिसाइड कर सकें, कौन कौन से ग्रुप में रखें, ताकि उनको हम इजीली स्टडी कर सकें और उनको ऑर्गेनाइज कर सकें अच्छी तरीके से, ठीक है। तो एक सिस्टमेटिक वे से हम उनको पढ़ सकेंगे, इसलिए हमें क्या ज़रूरत पड़ती है, उनकी क्लासिफिकेशन की। अब आते हैं जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक टेबल की, एक तरीके से शुरुआत कहाँ से हुई पीरियोडिक टेबल की। सबसे पहले बेटा डॉबरराइनर साइंटिस्ट हुए थे, जोनान डॉबरराइनर। उन्होंने 1800 में पहली बार किसी क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया दिया था। उन्होंने क्या बनाए थे, ट्रायड्स। ये आप शायद 10th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं, तो आपको ज़्यादा डिटेल बताने की भी ज़रूरत नहीं है। तो आपने पढ़ा होगा कि वहाँ पर क्या किया था उन्होंने जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी थोड़ी बहुत मैच कर रही थी उनको ट्रायड्स में बांट दिया। ट्रायड्स का मतलब होता है बेटा त्रिक, त्रिक का मतलब तिगड़ी, ठीक है ना। तो उसमें कैसे एलिमेंट्स रखे, जैसे उसने एक एलिमेंट लिखा लिथियम, एक रखा पोटेशियम और उसके बीच में रखा सोडियम। किस हिसाब से, पहले तो इन तीनों की प्रॉपर्टी मैच कर रही थी, पहला तो क्राइटेरिया था कि इनकी जिनकी प्रॉपर्टी मैच कर रही हो। दूसरा उसका क्या था कि ऊपर उसने रखा कम, जिसका एटॉमिक मास था, नीचे रखा ज़्यादा वाला, और फिर इसका जो एवरेज आएगा, औसत जिसको बोलते हैं हम, ठीक है ना। तो औसत एटॉमिक मास जो आया वो बीच में रख दिया। तो इसको आप कैसे करोगे, क्योंकि पहले ना एटॉमिक नंबर नहीं पता था। तो जैसे मान लो हम इसी का बात कर रहे हैं, हम पहले त्रिक की बात करते हैं, एक है लिथियम, एक है सोडियम और एक है पोटेशियम। लिथियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो तो उस वक्त एटॉमिक नंबर की तो खोज मतलब बताया नहीं गया था 1800 के अंदर। तो वहाँ पे सिर्फ एटॉमिक मास क्राइटेरिया था। कौन सा मास था बेटा, एटॉमिक मास। ये ध्यान रखना है आपने कि कौन कौन से साइंटिस्ट ने कौन कौन सा क्राइटेरिया लिया था। तो यहाँ पर एटॉमिक मास को क्राइटेरिया लिया गया था, और त्रिक बनाए गए हैं, ट्रायड्स बनाए गए हैं, जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स को विद सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ को एक साथ रखा गया, और उसने 3 ट्रायड्स बनाए थे, ठीक है। तो अब हम पहले ट्रायड की बात कर रहे हैं। लिथियम 7 है यहाँ पर, पोटेशियम जो होता है वो 39 होता है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था कि कम वाला रखा, फिर ज़्यादा वाला रखा, और औसत जिसका मैच कर रहा था वो वाला रख दिया। तो अब देखो आप 7 और 39 का एवरेज निकालो। 7 प्लस में 39, जब हम एवरेज निकालते हैं तो जितने जोड़ते हैं उतने से डिवाइड कर देते हैं। हमने 2 संख्या जोड़ी हैं तो 2 से डिवाइड कर दिया। तो ये कितना आ गया हमारा 46। 39 प्लस 7 46, और हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 23। और आपको पता है कि सोडियम का जो एटॉमिक मास होता है वो 23 होता है। तो ये उस क्राइटेरिया से उन्होंने ट्रायड्स बनाए। बट जैसा कि आप देख सकते हैं, हम किसी इस चीज़ से कि ये कम है, ये ज़्यादा है और बीच वाला एवरेज है और इनकी प्रॉपर्टी मैच कर रही है इसलिए हमने रख दिया, तो ये ठीक नहीं है, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप इस तरीके से समझ लो, जैसे कोई बच्चे अगर सेम गांव से आ रहे हैं, ठीक है, और अगर वो सेम कद काठी के हैं और हमने उनको एक क्लास में डाल दिया, तो ज़रूरी तो नहीं है कि अगर सेम हाइट है और एक ही गांव से आ रहे हैं तो उनकी क्लास की भी एक ही क्लास होगी उनकी। क्या पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल, ज़रूरी नहीं है ना। तो वो जो उन्होंने क्राइटेरिया लगाया, वो क्या क्राइटेरिया क्या था, गलत। क्योंकि यहाँ पर क्राइटेरिया क्या लगाया गया, एटॉमिक मास का। तो एटॉमिक मास को क्राइटेरिया क्यों लिया गया, किस वजह से लिया गया। जैसे अगर आपको हम 3 बच्चे उठा के कह दे तुम लोग इस क्लास में नहीं पढ़ सकते, सबके जहन में एक क्वेश्चन तो आएगा ना कि क्यों नहीं पढ़ सकते, व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड इट, आप पूछोगे ना मुझसे। तो इसी वजह से कोई भी क्राइटेरिया होता है बेटा, तो अगर कोई रीज़न होता है उसका तो वो देना होता है। यहाँ पर कोई रीज़न नहीं दिया गया कि एटॉमिक मास को क्राइटेरिया क्यों लिया गया। तो इस वजह से जो डॉबरनाइनर
डोबराइनर ट्रायड्स था उसको क्या कर दिया गया, डिस्कार्ड कर दिया गया। ठीक है, इसके बाद दूसरे आए न्यूलैंड्स साइंटिस्ट। न्यूलैंड जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ऑक्टेव्स वाला दिया था। तो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स सुना भी होगा अगर आपने इसमें दे रखा हो, अगर हाँ दे रखा है तो ये यहाँ पर लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिखाई दे रहा है आपको। ये दिया था जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स ने इन 1865। वो पहले थे 1800 में थे, ये 1865 में से। तो पहली बात तो उस डोबराइनर की आपको पता है क्या प्रॉब्लम थी, एटॉमिक मास उन्होंने क्राइटेरिया लिया था पहला और उसका रीज़न नहीं दिया था। दूसरा, सिर्फ कितने ट्राइड्स बनाए थे बेटा, सिर्फ इन्होंने डोबराइनर ने 3 ट्राइड्स बनाए थे, जबकि उस वक्त एलिमेंट्स थोड़े ज़्यादा थे। मतलब उसने सिर्फ 9 एलिमेंट्स को वर्गीकृत किया था, क्लासीफाई किया था, जबकि एलिमेंट्स उस वक्त ज़्यादा थे, तो इस वजह से डिस्कार्ड कर दिया था। तो न्यूलैंड जो था साइंटिस्ट, उन्होंने 1865 में लिया, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स बनाया। वहाँ पर भी, यहाँ पर भी एटॉमिक मास को ही क्राइटेरिया लिया गया, क्योंकि मैं पहले भी बता रही हूँ आपको उस वक्त एटॉमिक नंबर मतलब इतना नहीं पता था कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, सिर्फ एटॉमिक मास के बारे में पता था। तो यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है कि न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। अब ऑक्टेव्स का मतलब क्या होता है, ऑक्टेव का मतलब एक तरीके से, ऑक्ट का मतलब होता है बेटा 8वां। तो आपने संगीत के कितने सुर होते हैं, संगीत के सुने होंगे ना, संगीत के कितने सुर होते हैं, संगीत के 7 सुर होते हैं, सुना है कि कैसे, एक बार लिख के दिखा लेते हैं। तो सा, रे, गा, मा, पा, धा और ये नी, और अगेन से फिर क्या आता है इसके बाद, सा। तो कितने हुए ये, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो अब 8वां कौन आया, फिर से सा। सारे गा मा पा धा, सारे गा मा पा धा नी, अगेन से सा आया। तो इसका मतलब क्या है, जैसे म्यूजिकल नोट्स में 8वां नोट जो होता है वो पहले से मैच करता है, 8वां जो होता है वो किससे मैच करता है, पहले से। 9वां होगा तो कितने से मैच करेगा, 2 से। 10 होगा तो कितने से मैच करेगा, 3 से। इसका मतलब हर नोट जो होता है अपने नेक्स्ट 8वें से मैच करता था। उसी तरीके से उन्होंने बोला कि जो एलिमेंट्स हैं वो भी मैच करते हैं अपनी प्रॉपर्टीज़ के अंदर। देखो उन्होंने जहाँ तक किया वहाँ तक ठीक था, कहाँ तक किया था उन्होंने, देखो अब मैं लिख देती हूँ उन्होंने कहाँ तक किया था। जैसे हम बीच वाला टेबल लेते हैं, लिथियम, सॉरी 1 मिनट। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं हाइड्रोजन हीलियम को तो हम छोड़ रहे हैं, हम तो सीधा पीरियड ले रहे हैं। लिथियम, बरीलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। बेटा आप कहोगे मैडम नियोन क्यों नहीं लिखा, बेटा उस वक्त तक नोबल गैसेस की खोज नहीं हुई थी, तो किसी को पता ही नहीं था कि नियोन एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। तो फ्लोरीन के बाद सीधा उनको जो एलिमेंट पता था वो था सोडियम, फिर ये था मैग्नीशियम, फिर ये था एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, और फिर उनको ये नहीं पता था कि आर्गोन कुछ होता है। आर्गोन भी नोबल गैस है, तो नोबल गैसेस के बारे में नहीं पता था। और यहाँ पर फिर सोडियम के बाद यहाँ नीचे इसके पोटेशियम, कैल्शियम, यहाँ तक मैंने लिखा है। तो अगर आपको समझ आए ये बात, ये सब एटॉमिक मास के हिसाब से लिखे हैं, पहली बात, नंबर के हिसाब से नहीं लिखे, पहली बात समझ में आ गई। दूसरी बात, मैंने सिर्फ यहाँ कैल्शियम तक लिखा है, कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है वो 40 होता है। तो उसके बाद के जो एलिमेंट्स थे वो क्लासीफाई नहीं कर पाया था, क्योंकि जो अगला एलिमेंट था वो स्कैंडियम आना है, और वो मैच नहीं करता है एल्यूमिनियम से। एल्यूमिनियम अलग है, स्कैंडियम अलग प्रॉपर्टी दिखाता है। लेकिन लिथियम मैच करता है सोडियम से, सोडियम मैच करता है पोटेशियम से, बरीलियम करता है मैग्नीशियम से, बोरोन करता है एल्यूमिनियम से। तो उसने बोला हर एलिमेंट का अगला 8वां एलिमेंट से वो प्रॉपर्टी मैच करता है। तो देखो आप, जैसे फॉर एग्जांपल हम लिथियम को एज एन एलिमेंट ले, तो इसका 8वां एलिमेंट कौन होगा, 1 2 3 4 5 6 7, और ये हो गया 8वां। अगर मान लो मैं कार्बन को लेती हूँ एज एन एलिमेंट, तो उसका 8वां कौन होगा, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, और ये हो गया आपका 8वां, ठीक है ना। तो ये कार्बन के किससे मैच हो रहा है, सिलिकॉन से मैच हो रहा है। नाइट्रोजन का किसके साथ हो रहा है, फॉस्फोरस से होता है। ऑक्सीजन का किससे होता है, सल्फर से होता है। तो 40 तक तो बिल्कुल सही फॉलो हुआ था, तो ये तो उसकी अचीवमेंट थी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ड्रॉबैक्स क्या है, ड्रॉबैक्स क्या है कि पहला, अगर हम बात करें ड्रॉबैक्स की, तो ड्रॉबैक्स की बात कर रहे हैं तो पहला है कि एटॉमिक मास को क्राइटेरिया क्यों लिया गया,
बताओ उनकी प्रॉपर्टी जो मैच कर रही हैं, जो हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी मैच कर रही है, वो क्यों कर रही है। उसके बाद क्या था कि वो क्लासीफाई नहीं कर पाए, डिड नॉट क्लासीफाई एलिमेंट्स हायर देन 40 एटॉमिक मास से ऊपर जो थे उनको वो क्लासीफाई नहीं कर पाए थे। तो फिर इन्हें भी धीरे धीरे इस मॉडल जो इन्होंने दिया था लॉ, इसे भी क्या कर दिया गया, इसको भी डिस्कार्ड कर दिया गया। तो अब उसके बाद जो आए थे, वो मेंडलीव हुए थे। और आपको बता दूं जानकारी के लिए, मेंडलीव ने बहुत अच्छा काम किया था, डिमिट्री मेंडलीव, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। और उस वक्त जितने भी एलिमेंट्स पता थे उन सब को उन्होंने क्लासिफाई किया था, प्लस कुछ खाली जगह छोड़ी थी और बाद में ये बताया था कि इन खाली जगह पे कुछ एलिमेंट्स आएंगे और उनकी प्रॉपर्टी ऐसे ऐसे होंगी। ठीक है ना, पूर्व अनुमान लगा दिया था उन्होंने। तो वो भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। तो ये बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, इसीलिए दिमित्री मेंडलीव को फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल बोला जाता है। ये क्विज टाइप का क्वेश्चन है या कई बार नीट वगैरह में पूछ लिया जाता है। तो इस टाइप के बेटा क्वेश्चन आते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा एम्फेसाइज कर देती हूँ मैं, ताकि आपको ध्यान रहे। तो फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल कौन है, दिमित्री मेंडलीव। ठीक है, द फर्स्ट पर्सन जो इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से पीरियोडिक टेबल बनाई थी। ठीक है, तो अब ये जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल है ये हम कल स्टडी करेंगे। आज हमने दो किया है, एक डॉबराइनर और एक न्यूलन लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, क्योंकि हम अगर मेंडलीव का करेंगे तो उसमें बहुत टाइम लगेगा, आराम से स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बेटा, थैंक यू क्लास। और आपने अपना होमवर्क मुझे शाम 5 बजे से पहले भेज देना, रिटर्न वर्क मैं आपके पास सेंड कर दूँगी।